हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आप सभी www.triplec.byfish.com पर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया है। तो आज का प्रश्न है, फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। मीन्स किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। बोले हैं फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर किसे कहा जाता है। सी प्लस प्लस, बेसिक, कोबॉल या फ्रेंच। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा, बेसिक। ठीक है, बेसिक इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, ये फुल फॉर्म होता है। तो फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर बेसिक लैंग्वेज को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा, बेसिक, कोबॉल या पास्कल। इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज है, बताओ। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला जावा। ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन ए यहां पर होगा जावा। यहां पर आपको बताना है प्रोलॉग भाषा विकसित हुई, मतलब प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई। व्हेन वाज द प्रोलॉग लैंग्वेज डेवलप्ड। तो कब विकसित हुई आपको ये बताना है। याद रखना है 1972, 1972 में। ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट किसके एग्जाम्पल हैं, किसके उदाहरण हैं? वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट किसके एग्जाम्पल हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर या नन ऑफ दीज। तो वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ऑप्शन बी होगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपका अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क की ही बात कर ले तो कैल्क भी स्प्रेडशीट कैसा हो गया, कैल्क भी आपका एप्लीकेशन हो गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। लिब्रे ऑफिस राइटर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो कोई स्प्रेडशीट है या कोई वर्ड प्रोसेसर है, वो सब क्या होंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। ठीक है, जैसे कैल्क भी आपका स्प्रेडशीट है और एक्सेल भी आपका स्प्रेडशीट है। ऐसे ही राइटर भी आपका वर्ड प्रोसेसर है और एमएस ऑफिस में जो आपका एमएस वर्ड है वो भी आपका वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, तो यहां पर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज है क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है या मशीन लैंग्वेज है? बताओ, असेंबली लैंग्वेज किस कैटेगरी में आती है? तो असेंबली लैंग्वेज लो लेवल में आती है। एक आपकी होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो असेंबली भाषा है ये किस में आएगी? लो लेवल में आएगी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। यदि सिस्टम में डेट और टाइम गलत है तो आप इसे कहां से रीसेट कर सकते हैं? सिस्टम के अंदर डेट एंड टाइम गलत है तो आप कहां से इसे रीसेट कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो यहां पर हो जाएगा डी, कंट्रोल पैनल से आप इसे रीसेट कर सकते हैं। कहां से? कंट्रोल पैनल से आप डेट एंड टाइम को रीसेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रोग्राम का समूह है? कौन सा प्रोग्राम का समूह है? प्रोग्राम्स का समूह कौन सा है? तो इससे पहले भी हमने शायद आपको बताया था, यहाँ पे एसेसरीज हो जाएगा। ये प्रोग्राम्स का समूह है। जब आप जाते हैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं, तो वहां पर एक एसेसरीज का भी ऑप्शन आपको दिखाई देता है और यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको फिर नजर आते हैं। तो ये प्रोग्राम्स का क्या है? समूह है। ऑप्शन पहला करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का प्रयोग बड़ी फाइलों को एक छोटी फाइल में बदलने के लिए किया जाता है? बोलो कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? किस प्रोग्राम का प्रयोग बड़ी फाइलों को एक छोटी फाइल में बदलने के लिए करते हैं? तो यहां पर हो जाएगा विनजिप, ऑप्शन पहला, विनजिप का इस्तेमाल होता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है? तो यहां पर क्या होगा? MS DOS हो जाएगा, ऑप्शन डी MS DOS। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। तो MS DOS ये मल्टीटास्किंग लागू नहीं करता है। कौन सा प्रोग्राम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम का समर्थन नहीं करता है? एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम का समर्थन नहीं करता है, बताओ क्या होगा? तो यहां पर भी आपका DOS हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन पहला हो जाएगा DOS। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें एक ऐसा है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है DOS, लिनक्स, विंडोज, ओरेकल। तो यहां पर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो DOS, लिनक्स, विंडोज सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ओरेकल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? फिर से सेम सवाल है बट ऑप्शन अलग है। तो इसमें आप बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताओ। और जो भी बच्चे क्लास में अभी अभी आए हैं तो आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दो, ठीक है। और अगर लाइक नहीं किया है तो आपको लाइक कर देना है। और अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगी समय 8:30 PM, यानी कि 8:30 PM शाम को 8:30 बजे अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, ठीक है। चलिए क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो यहां पर हो जाएगा P11, ऑप्शन पहला। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, P11 ध्यान रखना है। कैल्क में डैश वर्तमान सेल एड्रेस को प्रदर्शित करता है। कौन वर्तमान सेल एड्रेस को डिस्प्ले करता है? भाई कैल्क में किसी सेल में आप हैं, उस सेल एड्रेस को कौन डिस्प्ले करेगा, कौन दिखाता है, ये सवाल है आपसे। सेल एड्रेस को कौन डिस्प्ले करता है? फार्मूला बार करता है, स्टेटस बार करता है, नेम बॉक्स करता है, टाइटल बार करता है। तो कैल्क में डैश वर्तमान सेल एड्रेस को डिस्प्ले करता है। सेल का जो एड्रेस होता है वो नेम बॉक्स में दिखाई देता है। कहां पर? नेम बॉक्स में दिखाई देता है। चलिए हम आपको लिब्रियोफिस कैल्क में एक बार लेकर चलते हैं और वहां पर बताते हैं कि नेम बॉक्स आपको कहां पर डिस्प्ले होता है और सेल एड्रेस आपको कैसे वहां पर दिखाई देता है। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देते हैं, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन आपको कराते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ही आप लिब्रियोफिस कैल्क में आते हैं तो यहां पर जब आप लिब्रियोफिस कैल्क में आते हैं, किसी भी सेल में अगर आप कोई कंटेंट लिखते हैं, मतलब कुछ भी आप टाइप करते हैं किसी भी सेल के अंदर, तो वहां पर होता क्या है, जैसे यहाँ पर ये लिब्रियोफिस कैल्क आपके सामने ओपन हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर अगर हम किसी सेल में कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर CCC लिखा, और अब जैसे ही हमने यहाँ पर CCC लिखा तो ये जो इसका एड्रेस होगा, सेल का जो एड्रेस होगा, ये कहाँ डिस्प्ले होगा? नेम बॉक्स में डिस्प्ले होगा। दूसरा, इस सेल में हमने जो लिखा है, कोई या तो हमने इसमें फार्मूला दिया होगा या फिर हमने जो कंटेंट लिखा है वो हमारा कहाँ डिस्प्ले होगा। जैसे अभी हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया, ओनली CCC टाइप किया है, तो ये हमें डिस्प्ले कहाँ होगा? तो ये जो डिस्प्ले होगा फार्मूला बार में होगा। लेकिन हमारा सवाल क्या है? सवाल ये है कि कैल्क में डैश वर्तमान सेल एड्रेस डिस्प्ले होगा। वर्तमान सेल एड्रेस का मतलब है करंट सेल, और करंट सेल का मतलब होता है कि जिस सेल पर आप हैं, जो सेल एक्टिव है। जैसे यहाँ पर एक ब्लैक बॉर्डर सा देख रहे होंगे, अगर हम यहाँ क्लिक कर देते हैं तो ये सेल एक्टिव हो गया, तो इसको बोलेंगे करंट सेल। अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो इसको बोलेंगे करंट सेल। तो ये तो हमारा हो गया करंट सेल। अब इसका पता, इसका एड्रेस हमें कहाँ डिस्प्ले होगा? तो देखो जरा ध्यान से आप, यहाँ ये हमारा नेम बॉक्स होता है और इस नेम बॉक्स पर दिखाया जा रहा है आपका सेल का एड्रेस। लिखा है E6, मतलब E6 सेल एड्रेस है हमारा, जहां पर अभी हम एक्टिव हैं,
जो हमने सेल को वहां पर सेलेक्ट करके रखा है, उस सेल का नाम क्या है, E6। देखो यहाँ पे ई ऊपर दिख रहा होगा और रो आपको 6 दिख रहा होगा। जहां ट्रिपल सी लिखा इस पे क्लिक करेंगे तो नेम बॉक्स में जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको B2 दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इस सेल का जो एड्रेस है वो B2 है। और इस सेल में क्या लिखा गया है वो डिस्प्ले होगा हमारा यहाँ पर। ये देखो, ये आपका होता है फार्मूला बार, ठीक है, जिसे इनपुट लाइन भी कहते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले होता है जो कंटेंट होता है। अगर कोई फार्मूला आप लगाते हैं, जैसे हम लगाया इक्वल सम, यहाँ पे 5,2 कर देते हैं, क्लोज एंटर, तो देखो यहाँ पर जो 7 आया है वैल्यू। अब यहाँ हम जरा क्लिक करते हैं तो यहाँ तो 7 दिख रहा है, लेकिन यहाँ फार्मूला बार में देखोगे तो हमें फार्मूला नजर आ रहा है। तो अगर कोई फार्मूला लगा होगा तो फार्मूला दिखाई देगा, अगर हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया है, केवल कंटेंट टाइप कर दिया है, तो वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। और सेल का एड्रेस यानी कौन सा सेल है वो एड्रेस हमें नेम बॉक्स में डिस्प्ले होगा, जैसा कि यहाँ पे B4 दिखाया जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, निम्नलिखित में कौन कैल्क की टर्म नहीं है? कौन सा ऐसा है जो कि कैल्क की टर्म नहीं है, बताओ। सेल, रोज, कॉलम, डॉक्यूमेंट। कैल्क की टर्म में कौन सा शामिल नहीं है? देखो लिब्रियोफिस कैल्क में सेल भी होते हैं, रोज भी होते हैं, कॉलम भी होते हैं, बट ये डॉक्यूमेंट इसकी टर्म में नहीं होता है ना, डॉक्यूमेंट नहीं होता है। सो डी ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट करना है, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे सामने होता है, उसमें 4 विकल्प होते हैं, तो हमें क्या है ना, उस 4 विकल्प में ही एक आंसर निकालना होता है। अब यहाँ पे क्या ना, एक आंसर हमें इन 4 ऑप्शन से ही निकालना पड़ेगा। फिर आप ये कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन चेंज हो जाते हैं और एक क्वेश्चन के 2 आंसर भी हो सकते हैं। ऐसा भी होता है कि एक प्रश्न है उसके 2 आंसर हो सकते हैं, हो सकता है ऑब्जेक्टिव के अंदर जैसा ऑप्शन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना होता है। तो फिर आप ये देखो कि कौन सा सबसे नजदीक और सटीक हो जाता है आपके क्वेश्चन से, उसी को आपको सही करना है। जैसे ध्यान दीजिएगा कि सेल्स, आपको पता है सेल होते हैं कैल्क में, है ना, रोज भी होते हैं, कॉलम भी होते हैं, तो ये तो होते ही होते हैं। और कौन सा टर्म नहीं है, जो शेष बचा है उस पर बस आप डी ऑप्शन पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको अपना वहां पे इस्तेमाल करना है माइंड। एक बार चित्र बनाने के लिए आप किसका चयन करेंगे? एक बार चित्र आपको बनाना है, किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंपल सी बात हो गई कि भैया हमें चार्ट डालना है, चार्ट, बात खत्म। चार्ट इंसर्ट करना है, इंसर्ट मेनू पे जाकर के हम चार्ट पे क्लिक कर देंगे, सीधी सी बात। जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से ही आप आंसर बता दो। तो इंसर्ट और चार्ट पे जाओगे, आगे कुछ यहाँ दिया नहीं गया है, सब में मेनू दिए गए हैं और उसके अंदर कमांड दिए गए हैं। तो सही कमांड और सही मेनू हमारा क्या है, इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट पे जाएंगे, फिर वहां पर आपको बार चार्ट डालना है, पाई चार्ट डालना है, जो डालो डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उस चार्ट को आप क्या कहेंगे जिसमें यह प्रदर्शित होता है कि कोई डाटा दूसरे डाटा से कैसे संबंध रखता है? कोई डाटा दूसरे डाटा से कैसे संबंध रखता है, ये उस चार्ट में आप कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मतलब कोई डाटा है और वो डाटा का संबंध दूसरे डाटा से किस प्रकार से है, वो चीज अगर हमें डिस्प्ले करनी है तो हम क्या करते हैं, या कौन सा फिर चार्ट इंसर्ट कराते हैं? फिर आपका पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट में क्या होता है, एक डेटा दूसरे से संबंध रखता है। पाई चार्ट जैसे आपने देखा होगा, इस प्रकार से आपने पाई चार्ट बनाया तो इसमें आप पार्टीशन कर देते हैं। जैसे एक भाग हमने ये वाला कुछ परसेंट का ये पार्ट कर दिया है, ठीक है, और कुछ परसेंट का हमने ये पार्ट कर दिया है, और ये तो ये यहाँ पे 3 भाग बने हैं, 1, 2 और 3, हाँ 3 पार्ट्स हैं। इन सभी का आपस में संबंध है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये जो होता है पाई चार्ट होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा पाई चार्ट। स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को डैश मेनू से स्पेलिंग चुनकर शामिल किया जा सकता है। इंसर्ट, फाइल, टूल्स और व्यू, बताओ। तो यहां पर वही हो जाएगा आपका टूल्स मेनू, ऑप्शन सी टूल्स। स्पेलिंग को जांचने के लिए आप किस कुंजी को प्रेस करते हैं? स्पेलिंग को जांचना है तो कौन सी कुंजी, आप कौन सी की प्रेस करते हैं? स्पेलिंग अगर आपको जांचना है तो कौन सी की आप प्रेस करते हैं? F7 की प्रेस करते हैं, ऑप्शन सी F7, ठीक है। स्पेलिंग चेक करने की F7 शॉर्टकट कुंजी होती है। रिमोट कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को स्टोर करता है उसे आप क्या बोलते हैं? रिमोट कंप्यूटर जो कि इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को, है ना, स्टोर करता है, डिजिटल जो डाटा होता है उसको स्टोर करता है, उसे आप क्या बोलते हैं?
सिस्टम कंप्यूटर है, सर्वर है, क्लाइंट है, या फिर इसमें से कोई नहीं। अब जरा दिमाग लगाओ अपना, यहाँ पे क्या हो सकता है? तो यहाँ पर होगा, उसे हम सर्वर्स कहते हैं, वो सर्वर होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, वो सर्वर्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट करना है आप सभी को। यह प्रोटोकॉल यूजर को रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सहायक होता है। यह प्रोटोकॉल यूजर को रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सहायक होता है। बताओ कौन सा प्रोटोकॉल है जो यूजर को रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सहायक होता है? तो आंसर हो जाएगा टेलनेट, ऑप्शन सी, टेलनेट। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन संपर्क को एक समय पर एक दिशा तक सीमित रखता है। कौन सा हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन संपर्क को एक समय में एक दिशा तक सीमित रखता है? तो यहां पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। www के फाउंडर कौन है? बताओ, www के फाउंडर आपको बताने हैं। क्या होगा इसमें आपका करेक्ट आंसर? www के फाउंडर आपको बताने हैं। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है, आप सभी को शेयर कर देना है और लाइक कर देना है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स ली। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर कौन है? टिम बर्नर्स ली, ये आपको ध्यान रखना है। और अधिकांश आपसे पूछते हैं कि सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? तो याद रखना है www ही सबसे पहला वेब ब्राउजर है, फर्स्ट वेब ब्राउजर है आपका www। ठीक है, 1989 में इसका आविष्कार हुआ है, 1989 में इसका आविष्कार हुआ है www का, टिम बर्नर्स ली के द्वारा। ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, टिम बर्नर्स ली। कैल्क में कितने टाइप के चार्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं? कैल्क में कितने टाइप के चार्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं? कितने प्रकार के चार्ट आप डाल सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में? तो यहां पर हो जाएगा डी, 10 प्रकार के चार्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं। यूडेमी क्या है? व्हाट इज यूडेमी? यूडेमी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स है, या नन ऑफ दीज? यूडेमी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन बी हो जाएगा, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, पॉकमॉन गो क्या है? पॉकमॉन गो क्या है? तो यह एक गेम है, कैसा गेम है? वर्चुअल गेम है, ऑप्शन बी हो जाएगा, एक वर्चुअल गेम है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आपको करना है। ईमेल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है? ईमेल को भेजना है तो कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? तो SMTP होता है ना, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल है, व्हाट इज द रिजल्ट इक्वल फ्लोर 1209,11? इसका रिजल्ट आपको बताना है 1209,11 का। आंसर क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? बताओ 1209,11 का रिजल्ट क्या होगा? देखो यहाँ फ्लोर दिया है, और जब फ्लोर दिया है तो घटते क्रम में हमें देखना होगा। 1209,11 दिया है, 1209 के नीचे आप आओगे और ऐसी वो संख्या ढूंढोगे जो 11 से पूरी तरह से डिविजिबल हो, 11 से पूरी तरह से कट जाए। तो 1199 11 से कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सी, 1199। तो जब कभी फ्लोर दिया है तो नीचे की तरफ हमें देखना होगा, और पहली संख्या जो आपकी दी गई है अगर वही कट जाती है इस वाली संख्या से तो वही आंसर होगा। नहीं कटती है तो इसके नीचे आप देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो अगली वाली संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, और जो संख्या हो जाती है वही आंसर। जैसे 1199 यहाँ पे हो गया, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, और ये सभी फार्मूले हमने एक अलग क्लास आपको दी है, उसमें पढ़ाए हैं, समझाए हैं, तो उस क्लास को आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। डिजी लॉकर में कितने साइज की फाइल अपलोड कर सकते हैं? बताओ, डिजी लॉकर में कितने साइज की फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं? उसका साइज आपको बताना है, कितने साइज की फाइल को अपलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर में? तो यह आंसर होगा 10 MB। 10 MB की फाइल हम अपलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर में, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डिजी लॉकर में टोटल हमें जो स्पेस दिया जाता है वो 1 GB का दिया जाता है। इसके लिए आधार कार्ड जरूरी है, आधार कार्ड अनिवार्य है डिजी लॉकर का
लाभ लेने के लिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ 10 MB की फाइल हम अपलोड कर सकते हैं, टोटल स्पेस हमें 1 GB का दिया जाता है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो, उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप सभी सब्सक्राइब करना है। और आप सभी को बता दें, हमारे CCC वाईफाई सिटी मोबाइल एप्लीकेशन पर CCC अप्रैल एग्जाम के लिए पैड बैच चल रहा है, जिसे आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों का अप्रैल में एग्जाम है, इस बैच का जो प्राइस है वो 399 है, 399 रुपये है। लेकिन अभी आपको यहाँ पर 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके लिए आप सभी को देव 10 डिस्काउंट कूपन कोड इस्तेमाल कर लेना है। जैसे ही इस कूपन कोड को आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको ये बैच फिर 360 रुपये में मिल जाएगा। ये ऑफर लिमिटेड टाइम तक रहेगा, इसलिए आपको अगर बैच ज्वाइन करना है तो आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो क्लास मिलते हैं वो 5:30 पर शाम को लाइव मिलते हैं। तो 5:30 पर ये लाइव क्लास आपको मिलेंगी, जिन्हें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे होती हैं, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास कंटिन्यू होती है, ठीक है। उसी बैच के अंदर हम आपको ई बुक भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ पर हमारी 4 ई बुक आपको निःशुल्क दी जाएंगी। वहाँ पर आपको हमारा जो टेस्ट सीरीज है, जो पैड है, वो भी हम आपको फ्री में अवेलेबल कराएंगे। यानी कि 360 रुपये में ही आप सभी को हमारा जो पैड क्लास है, इसके अंदर जो टेस्ट सीरीज हैं, जो ई बुक्स हैं, इसके अलावा जो लिब्रे ऑफिस की थ्योरी है, उसके नोट्स हैं, वो सारे के सारे हम प्रोवाइड कराएंगे। बाकी चैप्टर वाइज जो वीडियो लेक्चर है वो भी आपको इसी बैच में मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।